हरित क्रांति का सामाजिक सांस्कृतिक संरचना पर प्रभाव क्या पड़ा था। पहला था, हरित क्रांति एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थी, क्योंकि इसमें उन्हीं क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था जिसमें जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। इसलिए इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों तक ही ये सीमित थी, क्षेत्रों तक ही। तो इसके अंतर्गत जो हमारे देश के अंतर्गत सापेक्ष वंचना और असंतुलित विकास की भावना विकसित होने लगी लोगों में। जिन क्षेत्रों में ये क्रांति शुरुआत नहीं की गई थी, उन क्षेत्रों के लोगों ने जब देखा कि ये एक क्षेत्र विशेष के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनमें खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ रहा है, और उस समय की स्थिति यह थी कि हमारा देश में अधिकतर लोग, लगभग 75% लोग कृषि से ही संबंधित थे। तो इसमें सापेक्ष वंचना यानी अपने आप को दूसरों से हीन मानना और असंतुलित विकास जो सामने दिखाई ही देता है कि एक तरफ अधिक विकास और एक तरफ स्थिति डाउन होना। तो इससे विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए थे, और नक्सलवाड़ी आंदोलन से इसे जोड़कर देखे समाजशास्त्रियों ने कहा कि नक्सलवाड़ी आंदोलन जो चल रहा है ये बंगाल के एक नक्सलवाड़ी जगह से संबंधित है, इसलिए इसका नाम नक्सलवाड़ी आंदोलन दिया गया। ये किसान आंदोलन है, लेकिन नक्सली माओवादी तरीके से इसे लड़ा जाता है, इसलिए इसे नक्सलवाड़ी आंदोलन कहा गया है। तो वर्तमान समाजशास्त्री इसे नक्सलवाड़ी आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। हरित क्रांति मुख्यतः एक बुर्जुआ क्रांति है, जिसका लाभ उन बड़े किसानों को दिया गया था जो बड़े जोतदार और भूस्वामी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। AR देसाई ने कहा है कि अमीर अमीर हो गए और अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ गई, और सापेक्ष वंचना के कारण सामाजिक तनाव बढ़ने लगा। हरित क्रांति की जो फसलें थी वो अधिक लाभप्रदायी थी, क्योंकि उत्पादन उच्च स्तर का होता था। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान, जिनके पास जमीन, पूंजी, तकनीक और जानकारी अच्छी थी, ज्ञान भरपूर था, तथा जो नए बीज और खाद में पैसा लगा सकते थे, वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और अधिक पैसा कमा सके। हरित क्रांति ने कृषि लागत को बढ़ा दिया था, जिससे छोटे और सीमांत किसान और बटाईदारी के लिए कृषि करना कठिन हो गया था। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कृषिगत उपकरण जैसे ट्रिलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाली जातियों के उन समूहों को भी बेदखल कर दिया था जो कृषि संबंधी क्रियाकलाप पर निर्भर थे, यानी जिनकी आजीविका का मुख्य साधन केवल सेवा करना था जमींदार और जजमानों की, और जमींदार वर्ग और कृषक भूस्वामी वर्ग की। तो उन जातियों का जो उनका पुश्तैनी काम था वो उनसे छीन लिया गया, क्योंकि उनका काम मशीनों ने ले लिया। तो यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ गई थी इस क्षेत्र में, और इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की और प्रवासन की गति को बढ़ा दिया, यानी लोग जो है प्रवास करने लगे। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में जहाँ प्रति एकड़ साल का किराया औसतन 4-5 हज़ार है, वहीं हरित क्रांति क्षेत्र में 20-25 हज़ार रहता है। इस कारण कृषि श्रमिकों को कृषि कार्य से विमुख होकर प्रवास करना पड़ा। हरित क्रांति के कारण कृषि में मशीनीकरण और मशीनों का बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा, तो उससे हमें जो श्रमिक की ज़रूरतें थी वो कम होती चली गई, और कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ने लगी। इन क्षेत्रों में प्रदर्शनात्मक उपभोग की भावना भी तेजी से बढ़ी। विभिन्न पर्व, त्योहार, शादियों पर धन का प्रदर्शन क्षेत्रों में बढ़ने लगा। इससे गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा भी बहुत बढ़ी। इस कारण भी अपराध होने लगे। मेरठ के उत्तर भारत की आपराधिक राजधानी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बड़े स्वामी किसान थे, और हरित क्रांति के बाद इन क्षेत्रों में अचानक परिवर्तन आया, तो फिर यहाँ अपराध भी बढ़ने लगे। हरित क्रांति के कारण संपत्ति के मूल्य इन क्षेत्रों में बढ़ गए, जिससे संपत्ति विवाद, मुकदमे संबंधी अपराध, उत्तराधिकारी की हत्या आदि गतिविधियां जो थी, असामाजिक गतिविधियां थी, ये बढ़ती चली गई। इन क्षेत्रों में अशांति फैलने लगी, असंतोष बढ़ने लगा लोगों में। छठा है, अर्थव्यवस्था के उन्नत होने से इन क्षेत्रों में बाजार का प्रभाव रहा, जिससे परंपरागत संस्थाएं जो है जजमानी व्यवस्था वो पूर्णतः समाप्त हो गई। हरित क्रांति के प्रथम चरण के अनुकरण में इसका दूसरा चरण वर्तमान में भारत के सूखे और आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।
इस क्रांति के फलस्वरूप मुख्यतः गेहूं और चावल पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और इन्हीं का उत्पादन में वृद्धि हुई थी। बाकी दालों के उत्पादन में नगण्य वृद्धि हुई थी। तो दालों के लिए आज भी हमारा देश जो है दालों का आयात करता है। तो इस क्षेत्र में भी सुधार आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का मुख्य खाद्यान्न जो है गेहूँ, चावल और दाल पर ही टिका हुआ है। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। यही वह क्षेत्र है जहाँ सर्वप्रथम मध्यम वर्गीय प्रगतिशील किसान अस्तित्व में आए थे, जिन्हें आधुनिक तकनीक, विज्ञान, बाजार और नियमों को समझना और कृषि को एक गंभीर व्यवसाय के रूप में लिया। इन्हें फ्रैंकल वॉरेल ने उद्यमशील किसान का नाम दिया गया है। यानी जो मध्यम वर्गीय किसान थे, उन्होंने नई तकनीक के माध्यम से अपनी योग्यता और अपने जो कृषि को जो उपभोग का साधन थी उसे एक व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया और उत्पादन बढ़ने लगा। दूसरा, इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधरने से प्रगतिशील किसानों ने शिक्षा को महत्व को जाना और शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो प्रगति शुरू करी और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की बाढ़ आ गई, जिसके कारण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का इन क्षेत्रों में प्रसार हुआ और जिसे प्राप्त करके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में शिक्षा और व्यवसाय हेतु प्रवसन बढ़ा है और नए विचारों का भी आगमन हुआ है लोगों के मन में। तीसरा, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि का क्षेत्र में भी यानी आधारभूत जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनसे भी जो ये क्षेत्र था संपूर्ण रूप से विकसित होने लगा। लोगों को आधारभूत सुविधाएं मिलने लगी और ये विकास का एक जो आधार होता है वो आधारभूत सुविधाओं पर ही टिका होता है। उसी क्षेत्र का विकास सही माना जाता है जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली आज जो मूलभूत आवश्यकता बन गई हैं लोगों की, वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लाइफ स्टाइल एट पर विद सिटीज़ अर्थात नगरों के समतुल्य जीवन शैली, यानी इन क्षेत्रों के अंतर्गत अगर आज हम जाके देखते हैं तो वहाँ नगरों से कम सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जबकि नगरों में लोग कंजस्टेड हो गए हैं, कंजस्टेड क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है। जबकि इन हरित क्रांति वाले क्षेत्रों के अंतर्गत लोगों के जो जीवन शैली है वो बहुत ही अत्याधुनिक स्थिति में पहुँच गई है और वहाँ देख के ऐसा लगता है कि वो गाँव नहीं है, शहर है। हरित क्रांति बेशक एक खाद्यान्न से जुड़ी अवधारणा है, परंतु इसके कारण जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उसे कृषक समाज का रूपांतरण कहा जाता है। समाज का रूपांतरण, समाज में रूपांतरण नहीं। प्रोफेसर राजेंद्र गिल जो कहते हैं कि इस क्रांति का विशेष लाभ जाट नामक मध्यवर्ती जाति को हुआ, जिसने लगभग पूरे हरित क्रांति क्षेत्र में अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था।